Hello students, I Soham Chaudhary, lecturer civil department, Praveen Patel College of Diploma Engineering and Technology. Today I'll start with the new chapter that is fixed beam. So firstly we need to know what is fixed beam. So I can say a beam whose end supports are such that the end slopes remain zero is called as a fixed beam. जिस भी बीम में जिसका एंड स्लोप्स ज़ीरो होता है वो बीम को हम बोलते हैं फिक्स्ड बीम. बट ये सिर्फ एक डेफिनेशन एक लाइन से मुझे नहीं समझेगा. सो वॉट वी विल डू इज वी विल लुक इन टू द डाइग्राम एंड विल ट्राई टू लर्न मोर. सो वॉट आई विल डू इज आई विल कंसिडर अ बीम विच इज़ अ सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी सब्जेक्टेड टू एनी पैटर्न ऑफ लोडिंग. या तो पॉइंट लोड भी लग सकता है या तो यूडीएल भी लग सकता है या उसके अलावा भी कोई लोड लग सकते हैं. द इलास्टिक कर्व ऑफ द बीम इज शोन इन द फिगर. आप देखेंगे कि ये जो ए बी बीम है इट इज़ अ सिंपली सपोर्टेड बीम जिस पे दो पॉइंट लोड लग रहा है एट सर्टन डिस्टेंस फ्रॉम ए. तो यहाँ पे एक कर्व फॉर्म हुआ है जिसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्टेड कर्व या तो फिर इलास्टिक कर्व. एज द बीम बेंड्स द स्लोप थीटा ए एंड थीटा बी विल अकर एट द एंड्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली. तो ए पे थीटा ए दैट इज स्लोप एट ए आएगा, बी पे थीटा बी दैट इज स्लोप एट बी आएगा. If, however, the ends of the beam were firmly built in the supports, then the beam will deform in the manner as shown in the figure 3.2. अगर ये सिंपली सपोर्टेड नहीं होते और ये बीम फिक्स्ड होते तो क्या हो जाता, जो बीम है उसका जो इलास्टिक कर्व है या उसका जो डिफ्लेक्टेड शेप है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता. और वो कैसे चेंज होता कि सपोर्ट्स पे दैट इज़ दैट सपोर्ट ए एंड सपोर्ट बी आपके पास कोई भी थीटा अवेलेबल नहीं होता. थीटा अवेलेबल नहीं होने का मतलब ये होता है कि वहाँ पे कोई भी स्लोप्स अवेलेबल नहीं रहेगा. सिंस देर इज एन एब्सोल्यूट फिक्सिटी एट द सपोर्ट्स द स्लोप एट द सपोर्ट आर जीरो दैट इज थीटा ए इज इक्वल टू थीटा बी इज इक्वल टू जीरो. Fixity at the ends induces end moments that is MA and MB. Now right, we know that at fixed supports there are three components, that is horizontal reaction, vertical reaction and the moment acting at that support. So now what will happen, a moment will get induced at both the supports, that is at support A and support B. The end moments are of such magnitude so as to cause zero slopes at the ends. उसका जो magnitude होता है वो slope moments का वो वहाँ पे स्लोप नहीं लेके आते. Hence a fixed beam may be looked upon as a simply supported beam subjected to end moments MA and MB such that the slope at the two supports are zero. Due to loads, the deflection of the beam is downwards and the bending moment is sagging, that is in positive. In order to prevent this deflection, the fixed end moments developed MA and MB should have opposite sign, that is hogging moments, which are negative in nature. So there are certain advantages and disadvantages of fixed beam. So what are certain advantages of fixed beam? End slopes of fixed beam remain zero. अभी हमने पढ़ा कि सपोर्ट्स पे मेरा जो स्लोप होता है वो ज़ीरो होता है, तो दैट इज़ वन ऑफ द एडवांटेज. A fixed beam is more stiff, strong and stable than the simply supported beam. ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी येस वी नो कि वो नाम में ही उसका फिक्स जा रहा है, तो जो सपोर्ट्स आर फिक्स, सो दैट्स द रीज़न कि आपको जो बीम होता है वो उसका स्टिफनेस ज़्यादा होता है, इट इज़ मोर ड्यूरेबल एंड इट इज़ मोर स्ट्रॉन्ग. For the same span and loading, a fixed beam has a lesser value of bending moments as compared to a simply supported beam. अगर आपके पास दो बीम्स दिया हुआ है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और एक फिक्स्ड बीम है और दोनों का स्पैन सेम है और दोनों पे लोडिंग भी सेम है, देन यू विल कम टू नो कि यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट्स होगा डेवलप होगा वो सिंपली सपोर्टेड बीम में ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द फिक्स्ड बीम. For the same span and loading, a fixed beam has a lesser value of deflection as compared to the simply supported beam. राइट, अगर आपका बेंडिंग सिंपली सपोर्टेड बीम में ज़्यादा है तो उसका ऑब्वियसली जो कर्व डिफ्लेक्ट हो रहा है वो भी सिंपली सपोर्टेड बीम में ज़्यादा होगा, सो आपका डिफ्लेक्शंस भी फिक्स्ड बीम में कंट्रोल रहता है. डिसएडवांटेजेस, a little sinking of one support over other induces additional moment at the other end. क्या होता है, अगर आपका एक स्ट्रेट बीम है, अगर आपका कोई भी एक सपोर्ट सिंक हो गया मतलब वो अपने पोजीशन से थोड़ा सा हिल गया है, तो उसके कारण भी
आपके दोनों सपोर्ट्स पे एडिशनल मूवमेंट आएगा। जो लोड के कारण मूवमेंट आ रहा है वो तो आ ही रहा है, बट वो सपोर्ट सिंक हो गया, इसके वजह से आपका जो दूसरा सपोर्ट है उस पर भी उसका इफेक्ट आ जाएगा, और उसी सपोर्ट पे जो सिंक हुआ है उस पर भी उसका इफेक्ट रहेगा। एक्स्ट्रा केयर हैज़ टू बी टेकन टू अचीव करेक्ट फिक्सिटी एट द एंड्स। आपका बीम प्रॉपर फिक्स हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए हमको एडिशनल केयर करना पड़ता है। ड्यू टू एंड फिक्सिटी, temperature stresses are induced due to variation in temperature, right? Whenever there is a change in temperature, the behavior of the beam changes. तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं। तो फिक्सिटी के कारण ये जो स्ट्रेसेस डेवलप होता है वो ज़्यादा होता है। Frequent fluctuations in loading are likely to disturb the end fixity. If there are changes in load on the beam, या आपका कोई मूविंग लोड बीम पे है, तो आपका जो फिक्सिटी है उसको डिस्टर्बेंस होता है। सो दिस वाज सम ऑफ द एडवांटेजेस एज वेल एज सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ फिक्स्ड बीम। नाउ मूविंग अहेड, वी विल लर्न अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ द नंबर ऑफ फोर्सेस movements acting simultaneously on the body, then their combined effect on the body is equal to the algebraic sum of the effect of the individual forces movements considered separately. This principle can be applied for analyzing a fixed beam. इसका मतलब ये है, अगर सपोज एक सिंपली सपोर्टेड बीम या एक फिक्स्ड बीम है, उस पर 2 पॉइंट लोड लग रहा है, एक एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर और एक एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड सपोर्ट। तो अगर मैं ये जो दोनों लोडिंग्स लग रहा है उसको मैं इंडिविजुअली कंसिडर करता हूँ, तो वो दोनों का इंडिविजुअल डिफ्लेक्शन को जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे को टोटल डिफ्लेक्शन के वो इक्वल मिलेगा। दिस प्रिंसिपल इज़ नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और ये सिर्फ लोड्स के साथ नहीं होता, ये मूवमेंट्स के साथ भी होता है। अगर एक पॉइंट पे आपका मूवमेंट लग रहा है 10 और दूसरे पॉइंट पे आपका मूवमेंट लग रहा है 30, उसके कारण जो उसका कंबाइंड इफेक्ट होगा, आप एक बार 10 के कारण जो भी इफेक्ट आएगा, एक बार 20 के कारण जो भी इफेक्ट आएगा, अगर मैं उन दोनों को ऐड कर दूंगा तो इट इज़ इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम। इन दोनों का एडिशन आपका जो टोटल डिफ्लेक्शन रहेगा उसके इक्वल रहेगा। तो दिस प्रिंसिपल इज नोन एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और ये यूजुअली हम फिक्स बीम को एनालाइज करने के लिए यूज़ करेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स, बट मूविंग अहेड I'll let you know that this chapter has been divided into 2 parts. First is your first principle method, जहाँ पे हमको थोड़े formulas यूज़ करने हैं, and next is directly a formula method, कि जहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा केस है, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला है स्लोप और डिफ्लेक्शन का, वो आपको इनपुट करना है एंड डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा स्लोप का और डिफ्लेक्शन का। ऑल्सो the standard units for slope is radian and the standard unit for deflection is mm. So now let's start with the first principle. The following formulas should be used to calculate fixed end moments from the first principle. Condition क्या दिया हुआ है, a is equal to a dash and ax bar is equal to a dash x dash bar, that is x dash is equal to x bar. अभी ये फॉर्मूला आपको ऐसे नहीं समझा, ठीक है, वी विल लर्न दिस इन न्यूमेरिकल। सेकेंड फॉर्मूला आपको दिया हुआ है एम ए प्लस एम बी इज इक्वल टू माइनस 2a डिवाइडेड बाई एल प्लस एंड एम ए प्लस 2mb इज इक्वल टू माइनस 6a एक्स बार अपॉन एल स्क्वायर। यहाँ पे a एरिया है, एक्स बार उसका सी जी है एंड एल इज द लेंथ ऑफ द बीम। नाउ मूविंग अहेड, वी हैव अ प्रॉब्लम विच इज a fixed beam of 4 meter span carrying UDL, that is uniformly distributed load of intensity 5 kilonewton per meter over the entire span. Calculate fixed end moment by using first principle. देखो अभी क्वेश्चन में आपको मेंशन किया गया है कि आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से ही सॉल्व करना है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूलाज अप्लाई करोगे और सॉल्व करोगे तो यू विल लूज योर मार्क्स। सो यहाँ पे आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करना है। तो फर्स्टली यू नीड टू नो कि अगर ये बीम, आपने सबसे पहले फिक्स बीम बना लिया 4 मीटर स्पैन का जिसपे 5 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल एक्ट कर रहा है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये बीम फिक्स बीम नहीं होता, सिंपली सपोर्टेड बीम होता, तो इसका मूवमेंट डायग्राम कैसे बनेगा। तो वी नो
अगर मेरे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पे यूडीएल एक्ट कर रहा है, तो मेरा जो मूवमेंट डायग्राम रहेगा वो एक सेमी सर्कल होता है। तो यहाँ पे मैंने एक सेमी सर्कल बना लिया एंड आई ऑल्सो नो दैट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दैट विल एक्ट एट द सेंटर इज गिवन बाय द फॉर्मूला WL²/8। तो आपके पास W5 है, L आपके पास 4 है डिवाइडेड बाय 8। तब यहाँ पे आपको सेंटर पे जो मोमेंट मिलेगा वो 10 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट मिल जाएगा। सो दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड कंडीशन। नाउ कमिंग अहेड विच विल लुक एट म्यू डैश डायग्राम। तो ये जो डायग्राम्स के वैल्यूज़ आए हैं ये हमने कैसे कैलकुलेट किया है ये हमको आगे न्यूमेरिकल में समझेगा। सो देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने रिएक्शंस कैलकुलेट किया अकॉर्डिंग टू द सिंपली सपोर्टेड कंडीशंस। तो मुझे पता है कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम पे यूडीएल एक्ट करता है तो जो उसका रिएक्शंस आता है दैट इज एट ईच सपोर्ट, दैट इज एट सपोर्ट ए एंड सपोर्ट बी विल बी गिवन बाय द फॉर्मूला WL/2। तो आपके पास W5 है, L4 है, डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपको 20 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 10 किलो न्यूटन एट ईच सपोर्ट। तो यहाँ से आपके पास, मैंने अभी आपको बताया कि आपको बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो आपने WL²/8 से कैलकुलेट कर लिया, दैट विल बी योर मूवमेंट एट C। और मैक्सिमम मूवमेंट किसके केस में, सिंपली सपोर्टेड के केस में। तो आपने यहाँ से कैलकुलेट किया तो भी आपको 10 किलो न्यूटन मिल गया, 10 किलो न्यूटन मीटर। नाउ हम क्या करते हैं, हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया विच इज़ द फॉर्मूला यूज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रिंसिपल जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, दैट इज A इज इक्वल टू A'। मतलब आपका जो A है दैट इज योर एरिया ऑफ दैट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और A' क्या होगा, वो आपका जब आपने म्यू डैश डायग्राम बनता है वो कैसे बन रहा है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपने डायग्राम में देखा होगा कि इट इज़ एन रेक्टेंगल, ठीक है। एक फर्स्ट आपका म्यू डायग्राम है, सेकंड आपका म्यू डैश डायग्राम। तो म्यू डैश डायग्राम आपने देखा रहेगा रेक्टेंगल है, एंड रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है B/D। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे पता है मुझे B क्या होगा, आपका मूवमेंट होगा A पे, और आपका सॉरी D आपका मूवमेंट होगा A पे, और आपका B आपके पास अवेलेबल है, दैट इज़ योर स्पैन ऑफ द बीम। और आपका जो सेमी सर्कल दैट इज़ योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम उसका एरिया हो जाएगा 2/3 B/H। तो 2/3 ले लिया हमने कांस्टेंट, B आपके पास 4 है, दैट इज़ द स्पैन ऑफ द बीम, और आपको जो मूवमेंट डायग्राम का हाइट मिला था दैट वाज 10। तो यहाँ से जब आप कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास MA मिल जाएगा। एंड अगेन आई नो अगर मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ तो डेप्थ दोनों एंड्स पे सेम होगा, तो MA इज़ ऑल्सो -6.67 किलो न्यूटन मीटर, MB इज़ ऑल्सो 6.67 किलो न्यूटन मीटर। तो अगर आप देखोगे तो ये रेक्टेंगल फॉर्म हुआ है और MA और MB को इक्वल वैल्यूज़ दिया हुआ है। नाउ थर्ड डायग्राम इज नेट बेंडिंग मोमेंट इन किलो न्यूटन मीटर। तो नेट बेंडिंग मोमेंट के लिए मैंने क्या किया, मैंने जो मेरे पास म्यू डायग्राम था और म्यू डैश डायग्राम था वो दोनों डायग्राम को मैंने सुपर इम्पोज कर दिया। तो सुपर इम्पोज करने के बाद क्या होता है, देखो आपको पता है कि सेंटर में आपके पास 10 अवेलेबल है फर्स्ट डायग्राम में, और सेकेंड डायग्राम में सेंटर में आपके पास 6.67 है, सेंटर में भी लेफ्ट में भी राइट में भी 6.67 ही है। तो थ्रू आउट वो 6.67 है, तो ऊपर कितना बचेगा, 3.33 बचेगा। तो वही आपको वो डायग्राम में शो कर रहा है कि आपका टोटल 10 है, रेक्टेंगल का 6.67 और बाकी का जो बचा हुआ है जो रेक्टेंगल के ऊपर वाला पार्ट है दैट इज 3.33 किलो न्यूटन मीटर। सो नाउ नेक्स्ट इज टू कैलकुलेट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्स। जब भी हमको शियर फोर्स डायग्राम बनाना है तो हमको ये चेक करना है कि हम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम कोई भी एक डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज डिस्टेंस x फ्रॉम सपोर्ट A। तो अब हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे मूवमेंट एट x। तो नाउ दिस बिकम्स RA मल्टीप्लाइड बाई x माइनस MA बिकॉज देर इज एन मूवमेंट विच इज एक्टिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट A। और उसके अलावा आपका जो लोड लग रहा है दैट इज़ 5 × x × x/2, ये आपका मूवमेंट हो जाएगा x पे। अब आप क्या करोगे, आपको x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो यही इक्वेशन को आप 0 से इक्वेट कर दोगे। तो जब आप 0 से उसको इक्वेट करोगे तब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा दैट इज x²
-4x प्लस 2.67 इज इक्वल टू 0। तो नाउ आई कैन मेक कि यहाँ पे कोई भी रूट्स अवेलेबल नहीं है, तो हम यूज़ करेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और आपके पास ये आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिला है उसको आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो आपके पास ए बी और सी का वैल्यू आ जाएगा। तो नाउ आई हैव अ वैल्यू ऑफ बी एज -4, ए हैज़ 1 एंड सी एज 2.67। तो यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज आएगा, दैट इज़ 3.15 मीटर और 0.85 मीटर। तो अगर आप ए से कैलकुलेट करोगे तो 0.85 रहेगा फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट आपका रहेगा 3.15 मीटर्स। अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे ए से डी तक का डिस्टेंस होगा 0.85 और ए से ई तक का डिस्टेंस होगा 3.15। ऑल्सो रिमेंबर आई हैव अ चेक फॉर दिस कि ये जो वैल्यूज़ हमने पॉइंट ऑफ लेक्चर से कैलकुलेट किया है दैट इज़ 0.85 एंड 3.15, ये सही है या नहीं। बट ये जो चेक है ये सिर्फ तब वैलिड है जब हमारे पास जो लोडिंग का कंडीशन है UDL। सो द चेक इज 0.211 L, दैट इज़ 0.211 L। तो L आपके पास 4 मीटर्स है, तो 0.211 मल्टीप्लाइड बाई 4000 करोगे तो आपको 0.85 मीटर्स मिल जाएगा। तो अगेन यू कैन जस्ट वेरीफाई कि आपने जो कैलकुलेट किया है और ये फॉर्मूले से जो आपका वैल्यू आया है वो सही है या नहीं। और हमने अभी डिस्कस किया कि आपका जो फ्री बेंडिंग मोमेंट है वो 10 था, आपका फिक्स बेंडिंग मोमेंट 6.67 आया है, तो आपको जो बचा हुआ मोमेंट है दैट इज़ नेट बेंडिंग मोमेंट दैट विल बी 3.33 किलो न्यूटन मीटर।